नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से अपना लेक्चर मैं शुरू करूं इससे पहले जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी पुश कर दें जिससे जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लाभान्वित हो सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन, एक्शन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन क्या है और प्रतिवेदन लेखन में किन किन चरणों का पालन किया जाता है या कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो आइए अपने मुख्य विषय पर चलते हैं। क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन लेखन प्रदत्तों के संकलन एवं विश्लेषण के उपरांत शोध परिणामों को प्रस्तुत करने को शोध प्रतिवेदन कहा जाता है। जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन के बाद उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से उन डेटा का विश्लेषण कर लेते हैं, रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है, निष्कर्ष हमारे सामने आ जाता है, तो आवश्यकता होती है उनको लिखित रूप में प्रस्तुत करने की, जहां से हमने यह शोध लेख लिया है या जहां के लिए हमने यह शोध करने का प्रयास किया है वहां पर सबमिट करने से पहले हमें इसको लिखित रूप में प्रस्तुत करना होता है, जिसे क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। अनुसंधान प्रतिवेदन में शोधकर्ता द्वारा निम्न का लिखित ब्यौरा दिया जाता है। बेसिकली क्रियात्मक अनुसंधान में जिनका ब्यौरा दिया जाता वह है समस्या का चयन करना, समस्या का विशिष्ट रूप निर्धारित करना, समस्या के उपयुक्त कारण निर्धारित करना, समस्या के कारणों का उपयुक्त साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करना, परिकल्पना का निर्माण और उनका परीक्षण करना आता है और प्रदत्त संकलन एवं उनका विश्लेषण करना। यह क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके अंतर्गत हम क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन लेखन करते हैं। प्राय एक शोध आख्या में या शोध प्रतिवेदन में 3 भागों का अनुपालन किया जाता है या एक शोध आख्या मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है जो इस प्रकार से है। पहला है प्रारंभिक भाग, दूसरा है मुख्य भाग और तीसरा है संदर्भ। अब एक एक भाग का हम वर्णन करेंगे। पहला प्रारंभिक भाग, जिसके अंतर्गत भी 2 भाग आते हैं, जिसमें से एक है आवरण पृष्ठ या जिसको कवर पेज कहते हैं और दूसरा है विषय सूची जिसे इंडेक्स कहते हैं। अब इन दोनों का हम अलग अलग वर्णन करते हैं। आवरण पृष्ठ के अंतर्गत जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार होगा या क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय जो आवरण पृष्ठ पर लिखा जाएगा वो इस प्रकार होगा। इसमें सबसे पहले क्रियात्मक शोध का शीर्षक लिखा जाएगा, बोल्ड शब्दों में बीच में क्रियात्मक शोध का शीर्षक लिखा जाएगा। यहां मिडिल पॉइंट में क्रियात्मक शोध का शीर्षक लिखा जाएगा। इसके बाद होगा शोधकर्ता या शोधकर्त्री का नाम, जिसने रिसर्च किया है, जिसने एक्शन रिसर्च किया है उसका नाम होगा। शोधकर्ता या शोधकर्त्री का पद, अगर वो स्टूडेंट्स है, बीएड के स्टूडेंट है तो लिखा जाएगा प्यूपिल टीचर ऑफ बीएड या बीएड की छात्राध्यापिका या बीएड का छात्राध्यापक, जो पद होगा उसका यहां लिखा जाएगा। अगर किसी संस्था का टीचर है तो संस्था का टीचर का नाम लिखा जाएगा और यहां टीचर का पद लिखा जाएगा। नेक्स्ट है संस्था का नाम, जहां शोध कार्य संपन्न किया गया है। जिस विद्यालय की समस्या है, जिस विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान कार्य किया गया है उस विद्यालय का नाम यहां पर लिखा जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आगे देखने का प्रयास करेंगे। निर्देशक, वैसे तो क्रियात्मक अनुसंधान में निर्देशक कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, लेकिन यदि क्रियात्मक अनुसंधान उपाधि लेने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया गया है तो निश्चित तौर पर विद्यालय में कोई पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अगर क्रियात्मक शोध प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है तो किसी टीचर के निर्देशन में ही वह कार्य किया जाएगा, क्योंकि बीएड के पाठ्यक्रम में क्रियात्मक
शोध विषय रखा गया है और उसमें एक प्रोजेक्ट रखा गया है जिसमें बीएड के स्टूडेंट को किसी एक विषय पर जिसने अभ्यास शिक्षण के समय समस्या अनुभव किया है उस विषय पर क्रियात्मक शोध करके उसका एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो इसलिए यहाँ पर निर्देशक का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है संस्था जहां प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। अब क्योंकि जहां से वो बीएड कर रहा है, अगर बीएड का स्टूडेंट है तो जहां से बीएड कर रहा है उस संस्था का नाम यहां पर लिखेगा। अगर किसी सरकारी संस्था के द्वारा उसको प्रोजेक्ट कार्य मिला है क्रियात्मक अनुसंधान पर, तो जिस सरकारी संस्था द्वारा प्रोजेक्ट कार्य मिला है उस संस्था का नाम यहां पर लिखेगा। नेक्स्ट है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, यानी प्रतिवेदन जमा करने की तिथि। रिसर्च रिपोर्ट जमा करने की तिथि, डेट, किस डेट में उसने जमा किया है। ये बिंदु है आवरण पृष्ठ के। अगला आता है इंडेक्स यानी विषय सूची। विषय सूची में कौन कौन से बिंदु समाहित किए जाते हैं। पहला घोषणा। वैसे विषय सूची दो पार्ट में रहता है, एक तरफ कंटेंट रहता है, दूसरे तरफ पृष्ठ संख्या रहता है। इसको कंटेंट और पृष्ठ संख्या के अनुसार हम एक प्रोजेक्ट का उदाहरण लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट रहते हैं। सबसे पहले घोषणा। इसके अंतर्गत जो शोधकर्ता होता है या शोधकर्त्री होती है वो ये घोषणा करती है कि जो उसके द्वारा किया गया कार्य या अनुसंधान कार्य है वो ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया है और वास्तविक परिस्थितियों में किया गया है, जिसका रिजल्ट विद्यालय के उपयोग में अवश्य आएगा, जिसके रिजल्ट से विद्यालय में सुधार होगा, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, यह घोषणा करता है। दूसरे स्टेप पर आता है आभार, एक्नॉलेजमेंट। वो एक्नॉलेज करता है या करती है जिसने उनको मदद किया है। शोधकर्ता को या शोधकर्ती को जिसने भी मदद किया है या जिनके पुस्तकों से मदद मिली है, जिन लेखों से हेल्प मिली है, जिन लोगों ने उसको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित किया है, जिन लोगों ने उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हेल्प किया है, उनके बारे में वो आभार प्रकट करती है और दर्शाया जाएगा किस पृष्ठ पर यह रखा गया है। नेक्स्ट है आवश्यक पदों या अध्याय की सूची। सामान्यतः मौलिक अनुसंधान या व्यवहारपरक अनुसंधानों में जो मुख्य विषय होता है, जो अनुसंधान का जो मुख्य विषय होगा उसे हम अध्यायों में वर्णित करते हैं। जैसे प्रस्तावना पहला अध्याय हो जाता है, दूसरा अध्याय हो जाता है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, तीसरा हो जाता है मेथोडोलॉजी या अध्ययन विधि और चौथा हो जाता है एनालिसिस, पांचवा पार्ट हो जाता है समरी। इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान क्योंकि एक प्रायोगिक अनुसंधान है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जिसमें हम समस्या का अनुभव करते हैं, समस्या पर अध्ययन करने के लिए प्लान करते हैं, पुनः समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं और अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है उसको हम देखते हैं कितना उपयोगी है। अगर वह हमारा उपयोगी नहीं हुआ तो पुनः हम प्लान करेंगे, उस पर हम पुनः क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे, उसके रिजल्ट को हम लागू करेंगे और अगर वह हमारा फिट बैठता है, हमारी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज पुनः फिर हम प्लान करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके निष्कर्ष को लागू करेंगे और इस तरह से हम देखते हैं। तो इसलिए इसको अध्याय में वर्णित करना उपयुक्त नहीं होगा, इसको आवश्यक पदों में वर्णित किया जाता है जो इस प्रकार है। सारणियों की सूची, इसके बाद सारणियों की सूची है। सारणियों की सूची से पहले हम बता दें आवश्यक पद होंगे कि समस्या का चयन करना, समस्या का परिभाषित करना, समस्या का विशिष्ट रूप में लिखना, समस्या के लिए आवश्यक अनुसंधान विधियां अपनाया जाना, समस्या के लिए आवश्यक हमारे डिजाइन या आवश्यक अभिकल्प अपनाया जाना, इन सब पदों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सारणियों की सूची। उस अनुसंधान प्रतिवेदन में अगर सारणियां बनाई गई हैं तो कौन कौन सी सारणियां हैं और किस पृष्ठ पर दी गई हैं, इसका यहाँ पर संकलन किया जाता है, यहाँ पर इसको समाविष्ट किया जाता है। इसके बाद है चित्रों की सूची। अगर कोई चित्र दिया गया उसमें चित्रों के माध्यम से
डेटा को प्रेजेंट किया गया है, जैसे भित्ति चित्र हो गया या दंड आरेख हो गया या ग्राफ हो गया, किस माध्यम से प्रस्तुत किया गया, उन चित्रों की सूची यहाँ पर सूची देकर और किस पृष्ठ पर रखा गया यहाँ पृष्ठ संख्या लिख देते हैं। नेक्स्ट है संबंधित साहित्य की सूची। जिन साहित्यों से उसने सहायता लिया, मदद लिया, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो शोध कार्य हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो वेबसाइट हो, उसकी सूची यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट है परिशिष्ट यानी अपेंडिक्सेस यानी संलग्नकों की सूची। संलग्नकों की सूची में आगे चलकर हम वर्णन करेंगे कौन कौन से संलग्नक लगाया है, उस शोध कार्य में कौन कौन से ऐसे विषय वस्तु हैं जो उपयोगी रहे हैं, जैसे साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन अनुसूची, प्रश्नावली या डेटा जो मिला है उसको प्रेजेंट करना, इन सब चीजों का यहाँ पर संकलन रहता है, किया जाता है और किस पृष्ठ पर होगा यहाँ पृष्ठ संख्या वर्णित हो जाती है। तो इस तरह से इसका विषय सूची हुआ। अगले पायदान पर आता है मुख्य भाग। किसी भी शोध कार्य का मुख्य भाग जो होगा वो अध्यायों में वर्णित किया जाता है, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान में जैसा कि हमने बताया पदों में हम वर्णित करते हैं, जिसमें से पहला है अध्ययन की प्रस्तावना। अध्ययन की प्रस्तावना के अंतर्गत प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना पूर्ण और स्वस्थ रूप से लिखी जाती है। प्रस्तावना संक्षिप्त होती है परंतु पूर्ण होती है। इसके अंतर्गत समस्या का उपयुक्त परिचय दिया जाता है, परिचय स्पष्ट रूप में दिया जाता है, समस्या के प्रकृति का वर्णन किया जाता है और समस्या की सार्थकता का भी वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है अध्ययन की आवश्यकता। अध्ययन की आवश्यकता के अंतर्गत एक शोधकर्ता यह वर्णित करता है कि अध्ययन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्या कारण था जिसके कारण अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई, यानी क्या कारण से ही शोध प्रश्न उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत शोध प्रश्न भी लिखे जाते हैं कि ऐसी समस्या क्यों आई, क्या कारण है छात्र कक्षा में सक्रिय नहीं है, क्या कारण है छात्र होमवर्क नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है छात्र शिक्षक से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा प्लान बनाया जा सकता है जिससे छात्रों की सक्रियता बढ़ जाए, क्या कोई ऐसा प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता है जिससे छात्रों को विषय वस्तु समझ में आ जाए। इन सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता समस्या का चयन करता है। इसलिए अध्ययन की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसके अंतर्गत हम क्यों हमारी समस्या पर अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है उसके प्रश्न लिखते हैं और जो समस्या से सीधे संबंधित होता है। नेक्स्ट है अध्ययन के उद्देश्य। जो अध्ययन किया जा रहा है, जिस विषय पर अध्ययन किया जा रहा है, उस पर अध्ययन करने का क्या उद्देश्य है, क्या हमें फायदा क्या मिलेगा, क्या उद्देश्य है उससे, क्या विद्यालय परिस्थिति में सुधार होगा, क्या इससे शिक्षकों की शिक्षण दक्षता में कोई प्रभाव पड़ेगा, इत्यादि प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और यहाँ पर उद्देश्य लिखे जाते हैं। जो उद्देश्य समस्या चयन करते समय निर्धारित किया था क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता ने, अनुसंधान करने के बाद रिपोर्टिंग करते समय यहाँ उस समस्या का उद्देश्य लिखेगा। अध्ययन विधि, कौन कौन से अध्ययन विधि अपनाई गई है इसमें। अध्ययन विधि के अंतर्गत भी कई बिंदु आते हैं, जिसमें से एक है जनसंख्या एवं न्यायादर्श, कितनी जनसंख्या है, कौन कौन से सैंपल हैं, कितने सैंपल हैं। न्यायदर्शन विधि, सैंपलिंग के कौन कौन से मेथड अपनाए गए हैं। प्रदत्त संकलन के उपकरण, कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया गया है। प्रदत्त संकलन विधि, कौन सी विधि को अपनाया था। शोध अविकल्प निर्धारण, कौन सा शोध अविकल्प निर्धारित किया था अध्ययन करने से पहले, उसको लिखेगा। या प्रयुक्त सांख्यिकी विधि, कौन सी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जा चुका है, उसका वर्णन यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद आता है समस्या का निर्धारण। समस्या निर्धारित करते समय भी कई स्टेप को फॉलो किया जाता है। किन किन स्टेप को फॉलो किया क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता ने, उसका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। जैसे समस्या का परिभाषीकरण, समस्या का सीमांकन, समस्या का विशिष्ट रूप लिखना। वास्तविक रूप में समस्या विशिष्ट रूप में ही लिखी जाती है। तो ये 3 स्टेप में इस तरह से चिन्हित करते हैं समस्या के निर्धारण के अंतर्गत, जिसका वर्णन यहाँ पर दिया जाता है। अगला समस्या के कारण, कौन कौन से वे कारण थे जिनका निर्धारण किया गया था।
समस्या के कारणों का विश्लेषण, कौन कौन सी समस्या थे और उनका किस प्रकार से विश्लेषण किया गया है, इसके अंतर्गत लिखा जाता है। परिकल्पना, समस्या के कारणों का विश्लेषण करते हुए परिकल्पना के लिए दिशा मिलती है और जो समस्या अनुसंधानकर्ता के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, जिनका निवारण किया जा सकता है, जिसका उपयुक्त कारण मिल जाता है, उस समस्या को परिकल्पना के रूप में लिखा जाता है। उस समस्या के निवारण को परिकल्पना के रूप में लिखा जाता है कि यदि ऐसा किया जाएगा तो ऐसा होगा। ये परिकल्पना के अंतर्गत ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है परिकल्पना के परीक्षण हेतु उपयुक्त प्रारूप निर्माण करना। ये हमने पहले भी वर्णन किया था कि परिकल्पना परीक्षण हेतु उपयुक्त प्रारूप या रूपरेखा का निर्माण किया जाता है, जो 4 पार्ट में होता है कि आवश्यक समय, कितना समय लगेगा, की जाने वाली क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं की जाएंगी, किस मेथड से की जाएंगी, क्रियाओं का मेथड, और कौन कौन से आवश्यक सामग्रियां लगेंगी। इस प्रकार से 4 कॉलम में हम परिकल्पना के परीक्षण हेतु उपयुक्त प्रारूप का निर्माण करते हैं और ये अनुसंधानकर्ता लिखेगा कि इस प्रकार प्रारूप का निर्माण किया गया। प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या, इसके अंतर्गत लिखेगा कि इस प्रकार से प्रदत्त आंकड़ों का या प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया और उनकी व्याख्या इस प्रकार है। ये वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है संदर्भ साहित्य। संदर्भ साहित्य माने किन किन पुस्तकों का सहयोग लिया है, कौन कौन से लेखों का सहयोग लिया है, कौन कौन से जर्नल का सहयोग लिया है, संदर्भ साहित्य के अंतर्गत लिखा जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे कि संदर्भ साहित्य कैसे लिखा जाता है। प्रायः APA स्टाइल में लिखा जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत पुस्तकें आती हैं, पत्रिकाएं आते हैं, जर्नल आते हैं, शोध ग्रंथ एवं वेबसाइट आते हैं। अगला है परिशिष्ट अपेंडिक्सेस, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली, अनुसूची, परीक्षण, साक्षात्कार प्रपत्र, प्राप्त प्रदत्त एवं स्वनिर्मित प्रश्न बैंक, ये सब की सूची लगाई जाती है। लास्ट में प्रश्नावली एक लगा दी जाती है, अनुसूची अगर कोई अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किया गया वो लगाया जा सकता है, या साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया वो लगाया जाता है, कोई परीक्षा टेस्ट दिया गया है, क्लास टेस्ट लिया गया है वो लगाया जाता है, साक्षात्कार प्रपत्र, इंटरव्यू शेड्यूल लगाया जा सकता है, प्राप्त प्रदत्त जो आंकड़े मिलते हैं उसकी भी सूची लगा दी जाती है। यहाँ हम जो उदाहरण लेकर आपको आगे समझाएंगे, एक प्रोजेक्ट का उदाहरण लेकर समझाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया एक प्रोजेक्ट है, तैयार किया गया प्रोजेक्ट है, उसको लेकर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। उसमें स्वनिर्मित प्रश्न बैंक का इस्तेमाल किया है, तो उसके परिशिष्ट में या संलग्नक में स्वनिर्मित प्रश्न बैंक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको हमने क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन के कौन कौन से चरण हैं उनका विस्तार से वर्णन दिया है। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा, आपके लिए यह उपयोगी होगा। आपको यह कैसा लगा, इसके बारे में हमें पृष्ठपोषण अवश्य दें। हमें अपना पृष्ठपोषण कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित करें, जो हमारे लिए उपयोगी होगा, जिसको हम अगले लेक्चर में समाहित करके अपने लेक्चर को और उन्नत बनाकर आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। आपने हमारे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।